नमस्कार, खबर दोपहर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं बरखा बली। समाचारों में आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले नजर आज की हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज आजमगढ़ कलेक्ट्रेट सभागार में आजमगढ़ मंडलीय एवं जनपदीय समीक्षा बैठक किया, जिसमें बलिया, मऊ और आजमगढ़ जनपद में चल रहे एसआईआर कार्यक्रम की समीक्षा बैठक की। यूपी और पश्चिम बंगाल समेत 11 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में चल रहे मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण का आज अंतिम दिन। चुनाव आयोग की अहम बैठक भी आज। प्रदेश की झोपड़पट्टियों में रह रहे रोहिंग्या और बांग्लादेशी लोगों को प्रदेश से बाहर निकालने वाले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आदेश के बाद प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। प्रशासन इन दिनों लगातार झोपड़पट्टियों में रह रहे लोगों के दस्तावेजों की जांच कर रहा है। गोवा नाइट क्लब हादसे में आरोपी लूथरा बंधु थाई पुलिस की हिरासत में। थाई सरकार ने भारतीय दूतावास को दी जानकारी। भारत वापस लाने की प्रक्रिया जारी। और इंडिगो के परिचालन संकट से यात्रियों को हुई परेशानी को लेकर डीजीसीए ने 8 सदस्यों वाली एक निगरानी टीम गठित की। इंडिगो का परिचालन धीरे धीरे हो रहा है सामान्य। तो समाचारों की शुरुआत करते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज आजमगढ़ कलेक्ट्रेट सभागार में आजमगढ़ मंडलीय एवं जनपदीय समीक्षा बैठक किया, जिसमें बलिया, मऊ और आजमगढ़ जनपद में चल रहे एसआईआर कार्यक्रम की समीक्षा बैठक की, जिसमें कैबिनेट मंत्री ए.के. शर्मा, कैबिनेट मंत्री दारा सिंह चौहान, राज्य मंत्री दानिश अंसारी सहित भाजपा के क्षेत्रीय अध्यक्ष सहजानंद, मंडलीय प्रभारी शशि भूषण सिंह सहित सभी जनपदों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ अन्य जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे। यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी का आप सबकी तरफ से, आजमगढ़ मंडल की जनता की तरफ से, अपने जनपद की तरफ से हमने आजमगढ़ में उनका स्वागत किया। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने मंडल में आने वाले 3 जिले प्रशासनिक और 4 संगठनात्मक जिले, उनके पदाधिकारियों को बुला करके संगठन के बारे में विचार विमर्श किया, संगठन के क्रियाकलापों की चर्चा किया और उन्हें भविष्य में आने वाले दिनों में किस प्रकार से संगठन का काम करना है उसके बारे में बहुत सारा बहुमूल्य उनको मार्गदर्शन दिया, निर्देश। केरल को छोड़कर 11 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में वोटर लिस्ट के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के फॉर्म जमा करने की आज आखिरी तारीख है। चुनाव आयोग के अधिकारी आज फॉर्म डिजिटाइजेशन और जमा करने की प्रोग्रेस का रिव्यू करेंगे। इस बैठक में उत्तर प्रदेश सहित अन्य राज्यों के लिए एसआईआर की डेडलाइन बढ़ाने पर विचार किया जा सकता है। हालांकि आयोग ने पहले ही केरल के लिए अंतिम तिथि 11 दिसंबर से बढ़ाकर 18 दिसंबर कर दी है। चुनाव आयोग में 30 नवंबर को केरल में एसआईआर की समय सीमा 1 सप्ताह बढ़ाने का फैसला किया गया था। आयोग ने कहा था कि अब अंतिम मतदाता सूची अगले साल 14 फरवरी को प्रकाशित की जाएगी। वहीं पहले ड्राफ्ट लिस्ट 9 दिसंबर को जारी होनी थी, लेकिन अब इसे 16 दिसंबर को जारी किया जाएगा। निर्वाचन आयोग ने कहा कि देश के 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में चल रहे एसआईआर प्रक्रिया के तहत राजनीतिक दलों के बूथ लेवल एजेंट को ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी होने से पहले मृत, स्थानांतरित और अनुपस्थित वोटर की सूची दी जाएगी। प्रदेश की झोपड़पट्टियों में रह रहे रोहिंग्या और बांग्लादेशी लोगों को प्रदेश से बाहर निकालने वाले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आदेश के बाद प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। प्रशासन इन दिनों लगातार झोपड़पट्टियों में रह रहे लोगों के दस्तावेजों की जांच कर रहा है। ऐसे में जिनके दस्तावेज संदिग्ध पाए जा रहे हैं, उनकी जांच तेजी से की जा रही है। झोपड़पट्टियों में रह रहे रोहिंग्या और बांग्लादेशी लोगों को प्रदेश से बाहर निकालने का आदेश सीएम योगी ने दिया है, जिसके बाद अवैध रूप से रह रहे लोगों में डर और गुस्से की स्थिति है। इस बीच हमारे संवाददाता रामीन सिंह लखनऊ के गुलाल घाट के बगल में बनी झोपड़पट्टी पहुंचे, जो किसान की जमीन पर बनी है। यहाँ लगभग 50 झोपड़ियों में रहने वाले सभी लोग कूड़ा बीनने या सफाई कर्मी के रूप में काम करते हैं। क्या कुछ रही वहां की स्थिति, चलिए देखते हैं। सबके पेपर चेक किए गए हैं, सबके सही है। बगैर सही पेपर अगर देख लीजिए, अगर ऐसा कुछ होता है तो लोग इधर उधर भागम भाग करते हैं। पुलिस तो यहीं से उसको मालूम करेगी कि भाई ये पेपर सही है नहीं सही है। जब सही होंगे तो कोई
भाई हिंदुस्तान हमारा ही है, और गैर मुल्क में तो है ही। जी एनआरसी का जो लिस्ट है वो मांगे, वो हमने दे दिए। जितने फैमिली सबका एनआरसी का लिस्ट, आधार कार्ड फोटोकॉपी, और जो फैमिली मेंबर में जो मेन है गार्जियन, उनका एक फोटो हम लोगों ने दे दिए। अब तो स्थितियाँ ना के बराबर हो गई। पहले बहुत ज़्यादा तादाद में लोग आते थे, बहुत कम हो गए। जैसे बच्चे बहुत हैं, बड़े बहुत हैं, बहुत कम हो गए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने जो एक मुहिम चलाई है, रोहिंग्या को भगाओ देश बचाओ अपना, इस वजह से हमें लगता है बहुत कम हो गया। सख्ती तो बहुत हो गई है, सरकारी निर्देश उस पर तो सख्ती करना ही करना है, होना ही चाहिए था। और भीख मांगने वाले भी बहुत कम मात्रा में हो गए हैं, अन्ना के बराबर समझिए आप अमीनाबाद में। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश के बाद कि रोहिंग्या और बांग्लादेश के रहने वाले लोगों का सत्यापन किया जाए, अगर वो उस देश के रहने वाले हैं तो वहाँ भेजा जाए, और अगर इस देश के रहने वाले हैं तो उनको काम करने के अवसर प्रदान किए जाएं। हम जिस झुग्गी में खड़े हैं, गुलाला घाट के बगल की एक झुग्गी झोपड़ी है। यहाँ इन लोगों ने पुलिस को कागज़ दिए हैं, पुलिस इनसे कागज़ मांगे थे कि कहाँ के रहने वाले हैं, एनआरसी का कागज़ चाहिए, आधार कार्ड चाहिए, वोटर कार्ड चाहिए, कई लोगों के पैन कार्ड भी हैं, तो वो इन लोगों ने पुलिस को दिया है। आगे सरकार क्या कार्रवाई करेगी, उनकी जाँच कराएगी, और जो परिस्थितियां होगी उनके आधार पर काम किया जाएगा। यहाँ करीब 50 के आसपास झोपड़ी हैं। यहाँ एक स्कूल चलाया जाता है, एक संस्था चलाती है। इनके बच्चों को हिंदी, अंग्रेजी और उर्दू की शिक्षा दी जा रही है। उस स्कूल को संस्था चलाती है, उसमें कापी, पेन, पेंसिल संस्था देती है। ये लोग ज़्यादातर कूड़ा बीनने का काम करते हैं। अधिकतर लोग कूड़ा बीन कर लाते हैं, उसको साफ करते हैं और बाजार के हवाले करते हैं। उससे जो पैसा मिलता है उससे अपना परिवार चलाते हैं। कैमरामैन विशाल सोनकर के साथ रामेंद्र सिंह, डीडी न्यूज, लखनऊ। गोवा नाइट क्लब बर्ड्स बाय रोमियो लेन में हुए अग्निकांड के मामले में बड़ा एक्शन हुआ है। 25 लोगों की मौत के बाद फरार चल रहे फाउंडर लूथरा ब्रदर्स को थाईलैंड के फुकेट से हिरासत में ले लिया गया है। इंटरपोल के ब्लू कॉर्नर नोटिस और पासपोर्ट सस्पेंशन के बाद ये कार्रवाई सामने आई है। दोनों भाइयों को जल्द भारत लाए जाने की प्रक्रिया जारी है। घटना के ठीक कुछ घंटों बाद ही दोनों भाई थाईलैंड भाग गए थे। वहीं भारत में उनके खिलाफ चल रही कार्यवाही के बीच कोर्ट ने भी उन्हें कोई राहत नहीं दी। अब थाईलैंड में हिरासत के बाद दोनों को जल्द भारत लाए जाने की उम्मीद है, जहां पुलिस उनकी भूमिका और जिम्मेदारी को लेकर पूछताछ करेगी। तो देखिए, 6 दिसंबर की ये बात है जब गोवा में नाइट क्लब में बड़ा जो अग्निकांड है वो हुआ था, जिसको लेकर प्रशासन ने बड़ा एक्शन लिया। 6 दिसंबर की रात गोवा के बर्ड्स बाय रोमियो लेन नाइट क्लब में आग लगी थी, जिसमें 25 लोगों की मौत हो गई थी। लगभग 25 लोगों ने अपनी जान गंवा दी थी। घटना के बाद क्लब के फाउंडर लूथरा ब्रदर्स देश छोड़कर थाईलैंड फरार हो गए थे। दोनों के खिलाफ इंटरपोल का ब्लू कॉर्नर नोटिस जारी कर दिया गया है। विदेश मंत्रालय ने दोनों का पासपोर्ट भी सस्पेंड कर दिया है। वहीं बुधवार को थाईलैंड पुलिस ने दोनों आरोपियों को हिरासत में लिया है। अब देखा जाए तो आरोपियों को भारत लाने की जो प्रत्यार्पण प्रक्रिया है वो भी शुरू हो चुकी है। इंडिगो के परिचालन संकट से यात्रियों को हुई परेशानी को लेकर डीजीसीए ने 8 सदस्यों वाली एक निगरानी टीम गठित की है। डीजीसीए के अनुसार निगरानी टीम को इंडिगो के गुरुग्राम स्थित कॉर्पोरेट ऑफिस में तैनात किया जाएगा और इनमें से 2 सदस्य रोज इंडिगो के ऑपरेशन पर नजर रखने के लिए तैनात किए जाएंगे। ये टीम कुल फ्लीट पायलटों की संख्या, क्रू का इस्तेमाल और बिना प्लान की छुट्टियों सहित कई बातों पर नजर रखेगी। तो वहीं डीजीसीए ने इंडिगो के सीईओ पीटर को आज नियामक के सामने पेश होने का निर्देश जारी किया है। इंडिगो के सीईओ से सभी डाटा सहित एक डिटेल रिपोर्ट मांगी गई है। जहां देश की संसद में वंदे मातरम पर चर्चा जारी है, वहीं प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने रायबरेली में प्रियंका गांधी के संसद भाषण पर तीखी टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि देश के बंटवारे का दोषी सिर्फ नेहरू गांधी परिवार है और ये परिवार अभी भी खुद को देश का राजा समझता है। पाठक ने कहा कि देश की जनता ने नेहरू गांधी परिवार की राजनीति को नकार दिया है और उन्हें इसे जल्द समझना चाहिए। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने यह टिप्पणी उस समय की जब वो रायबरेली में एसआईआर की समीक्षा करने पहुंचे थे। उनके इस बयान ने राजनीतिक गलियारों में हलचल पैदा कर दी है और विपक्षी दलों की प्रतिक्रिया भी सामने आने लगी है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई में आज भारत विकसित राष्ट्र की जो परिकल्पना थी उससे तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। ये सिर्फ केवल तुष्टीकरण की पॉलिटिक्स के तहत तरह तरह की बयानबाजी करते हैं।
जनता ने इन्हें नकार दिया है और जिन लोगों ने देश का बंटवारा कराया, देश को तुष्टीकरण की राह पर धकेला, वो सब आज हाशिए पर है। चाहे बिहार हो या भारतवर्ष का कोई भी प्रदेश, हर जगह माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई में गरीब कल्याण योजनाओं ने जन जन का भरोसा जीता है। माननीय प्रधानमंत्री जी का सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास के आधार पर जन जन को जोड़ने में सफल हुआ है। बरेली पहुंचे मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने विपक्ष पर जमकर हमला बोला। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि एसआईआर लोकतंत्र का महायज्ञ है, जिसमें भाजपा कार्यकर्ता पूरी मेहनत कर रहे हैं, जबकि सपा, बसपा और कांग्रेस के लोग अंदर से हिस्सा तो ले रहे हैं, लेकिन बाहर विरोध कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये विरोध बेमतलब है। केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि लोग उनके बयानों पर हंसते हैं और फर्जी मतदाताओं के बल पर चुनाव जीतना चाहते हैं। राहुल गांधी के जर्मनी जाने पर कहा कि भाजपा को कोई फर्क नहीं पड़ता। समाजवादी पार्टी को उन्होंने परिवारवादी और गुंडा संरक्षण करने वाली पार्टी बताया। एसआईआर लोकतंत्र का पवित्र महायज्ञ है। चुनाव आयोग ने जो निर्देश दिया है, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता दिन रात मेहनत कर रहा है और एसआईआर प्रक्रिया में हिस्सा ले रहा है। ले तो हिस्सा सपा के लोग भी रहे हैं, कांग्रेस के भी लोग हिस्सा ले रहे हैं, टीएमसी के लोग भी ले रहे हैं, डीएमके के लोग भी ले रहे हैं, लेकिन अंदर हिस्सा ले रहे हैं लेकिन बाहर विरोध कर रहे हैं। लेकिन इस विरोध का कोई मतलब नहीं, बेमतलब का विरोध है। अखिलेश यादव जी जब इस प्रकार का बयान देते हैं तो लोग उन पर हंसते हैं। अभी तो एसआईआर की प्रक्रिया, जो फॉर्म दिए गए वो जमा हो रहे हैं। अभी मतदाता सूची प्रकाशित होगी, फिर फॉर्म 6, 7, 8 भरने की प्रक्रिया शुरू होगी। उसके बाद जो मतदाता सूची प्रकाशित होगी वो अंतिम होगी। अगर वो फर्जी मतदाताओं के बल पर चुनाव जीतना चाहते हैं, सोचते हैं एक समाजवादी पार्टी समर्थक का 1000 स्थान पर वोट डालने का मौका मिले, तो भारतीय जनता पार्टी फॉर्म 6 लेकर के तैयार है। समाजवादी पार्टी नहीं, वो नमाजवादी पार्टी है, परिवारवादी पार्टी है, भ्रष्टाचारी पार्टी है, गुंडों अपराधियों का संरक्षण करने वाली पार्टी है। धन्यवाद। मौलाना तौकीर रजा को एक और मामले में अदालत से राहत मिली है। अदालत ने उन्हें 1 लाख रुपए के निजी बंधपत्र और 2 जमानती प्रस्तुत करने की शर्त पर जमानत प्रदान की है। यह मामला 26 सितंबर को बरेली में हुए बवाल से जुड़ा है, जिसमें कोतवाली थाने में मुकदमा दर्ज किया गया था। आरोप है कि नौमल्हा मस्जिद के पास भीड़ ने पुलिस पर पथराव किया और जब भीड़ को इस्लामिया ग्राउंड जाने से रोका गया तो स्थिति तनावपूर्ण हो गई। भीड़ द्वारा सरतन से जुदा जैसे नारे लगाते हुए पुलिस पर आगे बढ़ने का भी आरोप है। चौकी प्रभारी कोमल की तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज हुआ था, जिसमें आईएमसी प्रमुख तौकीर रजा और नदीम भाई का नाम आने का दावा किया गया था। इस प्रकरण में जमानत आदेश अपर सत्र न्यायाधीश अमृता शुक्ला द्वारा सुनाया गया। सरकार के 3 कृषि कानूनों के खिलाफ लखीमपुर खीरी में प्रदर्शन कर रहे किसानों पर गाड़ी चढ़ाने के आरोपी आशीष मिश्र को देश की सर्वोच्च अदालत ने बड़ी राहत मिली है। उन्हें 25 से 31 दिसंबर तक लखीमपुर खीरी में रहने की अनुमति मिली है। यह अनुमति उनकी बेटी की 12वीं की परीक्षा के लिए दी गई है, ताकि वो उसके साथ रह सके। 1 जनवरी को आशीष मिश्रा को वापस जेल लौटना होगा। यह आदेश सीजेआई सूर्यकांत और जस्टिस जयमाल्या बागची की पीठ ने दिया। यूनेस्को द्वारा दीपावली को अमूर्त सांस्कृतिक धरोहरों की वैश्विक सूची में शामिल करने हेतु चयनित किए जाने के उपलक्ष्य में प्रयागराज में उत्सव का आयोजन किया गया। इस अवसर पर संग्रहालय भवन को तिरंगा रोशनी से सजाया गया। तत्पश्चात आयुक्त सौम्या अग्रवाल एवं इलाहाबाद संग्रहालय के निदेशक के नेतृत्व में अधिकारी और कर्मचारी संगम तट के पक्का घाट पर दीप प्रज्वलित कर उत्सव मनाया। सौम्या अग्रवाल ने कहा कि दीपावली का चयन हमारी संस्कृति, रीति रिवाज और त्योहारों को वैश्विक मान्यता देता है। उन्होंने संगम तट को मुख्य स्थल चुनने का कारण माघ मेला, अर्धकुंभ, कुंभ और महाकुंभ जैसे आयोजन बताया। जिला प्रशासन, माघ मेला अधिकारी, छात्र छात्राएं और नागरिक बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। इसमें क्योंकि प्रयागराज तीर्थराज है और दिवाली, यहाँ पे देव दिवाली भी हम लोगों ने मनाई थी, और यूनेस्को के जो भी हमारा सांस्कृतिक वैभव है उसको विश्व स्तर तक, प्रदेश स्तर तक, देश स्तर तक हम लोग को लाने के लिए जो भी हम लोग को कार्यक्रम आयोजित करने होंगे
वो किए जाएंगे। और इसमें स्वयं आदरणीय कमिश्नर मैम के द्वारा प्रतिभाग किया गया था और इससे एक अच्छा मैसेज भी गया है और सांस्कृतिक वैभव की एक जो है सो दृश्य भी हम लोगों ने प्रदेश स्तर पर रखी है। अयोध्या एयरपोर्ट पर सभी उड़ानें सामान्य रूप से संचालित हुई। निर्धारित 11 उड़ानों में से सिर्फ एक इंडिगो की फ्लाइट रद्द रही, जिसकी जानकारी यात्रियों को पहले ही दे दी गई थी ताकि किसी को असुविधा न हो। एयरपोर्ट डायरेक्टर धीरेन्द्र सिंह ने मीडिया से बातचीत में बताया कि एयरपोर्ट संचालन अब पूरी तरह सुचारू है और सभी सेवाओं पर निरंतर निगरानी रखी जा रही है। यात्रियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए सुविधाओं के विस्तार और मॉनिटरिंग पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। फीडबैक में अधिकांश यात्रियों ने एयरपोर्ट की व्यवस्थाओं, खासकर भोजन व्यवस्था की सराहना की। एयरपोर्ट प्रशासन ने भरोसा दिलाया कि सुरक्षित, निर्बाध और सुविधाजनक यात्रा अनुभव के लिए सभी आवश्यक कदम लगातार जारी हैं। अयोध्या एयरपोर्ट पर अब जो है फ्लाइट ऑपरेशंस पूरी तरीके से नॉर्मल है। इंडिगो की वजह से कुछ असमंजस बीच में हुआ, कुछ फ्लाइट डिस्ट्रप्शंस रहे, लेकिन अब यहाँ पे पूरी तरीके से इंडिगो का ऑपरेशन और बाकी एयरलाइंस का भी ऑपरेशन पूरी तरीके से नॉर्मल है और सभी पैसेंजर्स जो है आ जा रहे हैं और हम लोग इंक्लूडिंग एयरलाइंस, सीआईएसएफ और एयरपोर्ट अथॉरिटी इस चीज़ को इंश्योर कर रहा है कि किसी भी प्रकार की असुविधा किसी पैसेंजर्स को ना होने पाए, सिक्योरिटी में कम से कम टाइम हो और साथ ही साथ कहीं भी टाइम जो है वो ज़्यादा किसी पैसेंजर्स को ना लगे, चाहे वो चेक इन काउंटर्स हो, चाहे सिक्योरिटी चेक इन हो, चाहे बोर्डिंग हो। तो ये बेसिकली उद्देश्य यही था और साथ ही साथ आपको ये इन्फॉर्म करना था कि हम लोग पैसेंजर्स के लिए हमने एयरपोर्ट अथॉरिटी ने कई व्यवस्थाएं कर रखी हैं। हमने बाहर भी टर्मिनल के बाहर भी चेयर्स की व्यवस्था की है। अगर कोई पैसेंजर्स आके बैठना चाहते हैं तो वहाँ वेट कर सकते हैं। अयोध्या में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा की दूसरी सालगिरह इस बार 31 दिसंबर को मनाई जाएगी। पौष शुक्ल द्वादशी की तिथि के अनुसार होने वाला ये आयोजन सादे और पारंपरिक रूप में संपन्न होगा। ट्रस्ट ने धार्मिक अनुष्ठानों की तैयारी शुरू कर दी है। आइए देखते हैं पूरी रिपोर्ट। मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम के पवित्र अयोध्या धाम में हाल ही में पीएम मोदी की ओर से राम मंदिर के शिखर पर हुए भव्य ध्वजारोहण के बाद अब अयोध्या नगरी एक बार फिर भक्ति और उत्सव के रंगों से भरने वाली है, क्योंकि 22 जनवरी 2024 को राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद अब इसकी दूसरी वर्षगांठ की तिथि पास आ रही है। इस बीच रामलला की प्राण प्रतिष्ठा समारोह की दूसरी सालगिरह को लेकर श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के महासचिव चंपत राय का बड़ा बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने बताया है कि प्राण प्रतिष्ठा की सालगिरह 22 जनवरी 2026 की जगह 31 दिसंबर 2025 को होगी। तो भारतीय पंचांग के अनुसार रामलला के विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा की दूसरी वर्षगांठ ये 31 दिसंबर 2025 को होगी। पीएम मोदी की अगुवाई में जन जन के आराध्य भगवान श्री राम के भव्य और दिव्य मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा से देश के सांस्कृतिक इतिहास में नया अध्याय जुड़ गया था। 550 साल के संघर्ष के बाद 22 जनवरी 2024 को अयोध्या में भगवान राम के मंदिर का सपना पूरा हुआ था। ऐसे में सवाल उठता है कि जब प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को हुई तो वर्षगांठ 31 दिसंबर को क्यों मनाई जा रही है? तो चलिए ये भी जान लेते हैं। दरअसल भगवान राम के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा पौष शुक्ल द्वादशी की तिथि को हुई थी। संयोग से 2024 में ये तिथि अंग्रेजी कैलेंडर के मुताबिक 22 जनवरी को पड़ी थी और इस बार पौष शुक्ल द्वादशी की तिथि 31 दिसंबर को पड़ रही है। इसीलिए प्राण प्रतिष्ठा की वर्षगांठ 31 दिसंबर को मनाई जाएगी। फिलहाल ट्रस्ट की तैयारी है कि सादे समारोह में धार्मिक अनुष्ठान कराए जाएंगे। तो जैसे लोग अपने जन्मदिन पर पूजा पाठ करते तो भगवान के प्राण प्रतिष्ठा का दूसरा दिन है, कुछ पूजा पाठ करेंगे। कितने दिन का करेंगे इसकी तो कोई महत्ता नहीं होती, कोई सार्वजनिक आयोजन नहीं है। प्राण प्रतिष्ठा पर होने वाले अनुष्ठानों के लिए तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। प्रशासन ने इस बार कार्यक्रम को पूरी तरह सादा और पारंपरिक रूप से आयोजित करने का फैसला किया है, जिसके चलते इस बार किसी खास मेहमान को निमंत्रण नहीं भेजा गया है। बुंदेलखंड का ललितपुर अब मूंगफली की खेती के लिए देश विदेश में अपनी पहचान बना रहा है।
कृषि विभाग द्वारा किसानों को उपलब्ध कराई जा रही योजना और सहकारिता विभाग द्वारा संचालित 28 क्रय केंद्रों के माध्यम से 7,263 रुपए प्रति क्विंटल की एमएसपी पर मूंगफली खरीदने से किसानों को बाजार मूल्य से अधिक लाभ हो रहा है। झांसी मंडल के उपायुक्त उप निबंधक अजीत कुमार सिंह ने ललितपुर पहुंचकर अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ मूंगफली खरीद की समीक्षा बैठक की। बैठक में उन्होंने खरीद, उठान और किसानों को समय पर भुगतान सुनिश्चित करने के लिए स्पष्ट दिशा निर्देश दिए ताकि किसानों की आय में वृद्धि और उनकी मेहनत का उचित मूल्य सुनिश्चित हो सके। इस बार जो मूंगफली की खरीद की जा रही वो थोड़ी सी इनकी 7263 रुपया है। मार्केट का जो समर्थन मूल्य है वो करीबन बहुत कम है, 5500-5600 रुपये। इसलिए किसानों के बारे में बहुत अच्छा किया जा रहा सरकार का, और सरकार की सोच ऐसी बनी रहे तो किसान भी उनके साथ लगे रहेंगे। और किसान को इस बारे में इस समर्थन मूल्य पर बहुत बहुत धन्यवाद, और आगे और बढ़ाए और अच्छी खरीद कराया करे केंद्र द्वारा। जनपद ललितपुर में मूंगफली का उत्पादन नगण्य था। अब 3-4 वर्षों से मूंगफली का उत्पादन निरंतर प्रगति पर है और बहुत अच्छा किसानों का जो समर्थन जो समर्थन मूल्य पर खरीदारी की जा रही है, एमएसपी पर जो खरीदारी की जा रही है, उससे किसानों में बहुत उत्साह है और वो किसान इसकी बुआई कर रहा है। पिछले वर्ष 11,000 मीट्रिक टन के लगभग एक्सपोर्ट हुआ था। इस बार हम लोग 20,000 मीट्रिक टन जो है एक्सपोर्ट करने की दिशा में काम कर रहे हैं। और इस बार का जो उत्पादन है ललितपुर जनपद का मूंगफली का, उसकी क्वालिटी, उसकी मिठास इतनी अच्छी है कि सब जगह से जहाँ भी आ रहा है तब वहाँ से जो है ये इसकी डिमांड दिन प्रतिदिन बढ़ रही है। 28 क्रय केंद्र कोऑपरेटिव विभाग से ले गए हैं, जिसमें 2116 एमटी खरीद हो चुकी है तथा 1039 की डिलीवरी भी हो गई है। इसकी समीक्षा की गई तथा किसानों को इसका पर्याप्त लाभ मिले इसके संबंध में समुचित निर्देश दिए गए तथा किसानों को उनको तत्काल भुगतान हो, इसके लिए तत्काल डिलीवरी कराते हुए किसानों के खाते में पैसा समय से चला जाए तथा किसानों को इसमें कोई भी दिक्कत न हो, कोई भी परेशानी न हो, इसके लिए विभागीय बैठक में समुचित निर्देश दिए गए हैं। क्योंकि किसानों को मूंगफली का क्रय मूल्य 7,263 रुपये निर्धारित किया गया है, अतः शासन की मंशा के अनुसार किसानों को इसका संपूर्ण लाभ मिले, इसके संबंध में विस्तृत दिशा निर्देश विभागीय बैठक में समस्त अधिकारी कर्मचारी समस्त को आज प्रदान किए गए हैं। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के जैन मेडिकल कॉलेज को WHO दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र के यूनिटी स्टडी नेटवर्क और ग्लोबल इन्फ्लुएंजा सर्विलांस एंड रिस्पांस सिस्टम के रणनीतिक शोध केंद्र का दर्जा मिला है। अब यहां भविष्य की संभावित महामारियों से निपटने के लिए दवाओं और वैक्सीन पर शोध किया जाएगा। WHO द्वारा कम्युनिटी मेडिसिन विभाग में शुरू किए गए यूनिटी स्टडी प्रोजेक्ट का उद्देश्य संक्रमण के प्रसार, रोग की गंभीरता, प्रतिरक्षा स्तर और स्वास्थ्य खतरों की वैज्ञानिक निगरानी को मजबूत करना है। कोविड-19 के बाद ये पहल और व्यापक हुई है। परियोजना प्रमुख डॉक्टर मोहम्मद सलमान शाह ने बताया कि इससे AMU वैश्विक महामारी अनुसंधान में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकेगा और श्वसन रोगों पर उपयोगी डेटा उपलब्ध होगा जो वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा को मजबूत करेगा। सदी में ग्लोबलाइजेशन के दौर में किसी वक्त भी किसी बीमारी का पैंडेमिक हो सकता है। खासतौर से ये इन्फ्लुएंजा टाइप के जो वायरसेस हैं उनका पैंडेमिक फिर से कभी भी हो सकता है, कोई कह नहीं सकता। तो उसके लिए पहले से हम प्रिपेयर्ड हों, उसके लिए ये एक सिस्टम बनाया गया है जिसमें हमें खुशी है इस बात की कि हम जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, हम उसको ले पाए। और हमारी टीम जिसमें कोलैबोरेशन है डिपार्टमेंट ऑफ मेडिसिन का, डिपार्टमेंट ऑफ टीबी चेस्ट का और डिपार्टमेंट ऑफ माइक्रोबायोलॉजी जिसमें वायरोलॉजी सेक्शन स्पेशली जो है उससे कोलैबोरेट करेंगे। और तैयारी जितनी पहले हो उतनी अच्छी होती है। उसी लाइन में ये कोशिश है WHO की। उत्तर प्रदेश में अब पशुओं की दवाओं के लिए भी ब्लॉक स्तर पर पशु औषधि केंद्र खोले जाएंगे, जिससे पशुपालकों को सस्ती और गुणवत्तापूर्ण दवाइयां आसानी से उपलब्ध होंगी। अमरोहा सहित पूरे प्रदेश में इनके लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट।
मंत्री जन औषधि केंद्र की तर्ज पर अब प्रदेश में पशुओं की दवाओं के लिए भी पशु औषधि केंद्र खोले जाएंगे। यूपी के प्रत्येक जिले के हर ब्लॉक में एक एक पशु औषधि केंद्र खोला जाएगा। पशु औषधि केंद्रों में किसानों को सस्ती दर पर पशुओं के लिए दवाइयां उपलब्ध कराई जाएंगी। इससे किसानों को आर्थिक रूप से लाभ होगा। वहीं अमरोहा में पशुपालन विभाग ने प्रत्येक विकासखंड स्तर पर एक पशु औषधि केंद्र स्थापित करने के लिए प्रक्रिया शुरू कर दी है। और अब जान लेते हैं कि पशु औषधि केंद्र खोलने के लिए क्या क्या होगा जरूरी। पशु औषधि केंद्र खोलने के लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा। प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र कोऑपरेटिव सोसाइटी द्वारा आवेदन किया जाएगा, जिसका लिंक पशु औषधि DAHD-gov-in है। आवेदन के लिए निर्धारित शुल्क जमा करना होगा। आवेदन के लिए पात्रता की शर्तों में फार्मासिस्ट का पंजीकरण प्रमाण पत्र होना चाहिए। साथ ही ड्रग लाइसेंस का न्यूनतम 120 वर्ग फीट स्थान उपलब्ध होना अनिवार्य है। आवेदन प्राप्त होने के बाद पशुपालन विभाग द्वारा निरीक्षण व पात्रता का सत्यापन किया जाएगा। शासन द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार चयन किया जाएगा। तो इसी प्रकार से एक योजना पशु औषधियों के लिए भी लागू की गई है भारत सरकार के द्वारा। उसमें क्या होगा कि ब्लॉक स्तर पे अभी शुरुआत में फिलहाल प्रत्येक विकासखंड स्तर पे एक पशु जन औषधि केंद्र की स्थापना किया जाना प्रस्तावित है। इसमें जैसा कि हम सभी जानते हैं कि पशुओं की औषधियाँ काफ़ी महंगी भी होती हैं। कई बार लोग प्राइवेट डॉक्टर से भी इलाज कराते हैं और कई बार एडवांस एंटीबायोटिक्स वगैरह लिखने पड़ते हैं डॉक्टर्स को। तो जिससे पशुपालक हिचकिचाए ना अपने पशु का इलाज कराने में और उसे अच्छी गुणवत्ता युक्त दवाइयाँ थोड़े सस्ते दर पे उपलब्ध होता है। इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए योजना प्रस्तावित की गई है। इसके लिए जो किसान समृद्धि केंद्र हैं या कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं, वो लोग आवेदन कर सकते हैं। इस योजना के लिए आवेदन मांगे जा रहे हैं। योजना का उद्देश्य पशुपालकों को सस्ती दरों पर औषधियां उपलब्ध कराना है। इस योजना से जहां एक ओर पशुपालकों को सस्ती दर पर दवाइयां उपलब्ध हो सकेंगी, वहीं रोजगार सृजन में भी ये योजना एक बेहतर माध्यम बनेगी। तो समाचारों में अभी के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। शुभ प्रभात। लखनऊ दूरदर्शन के इस ज्योति कलश कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है। लखनऊ हम पर फिदा